हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 का जो पेपर इस बार टर्म 1 में होना है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। इससे रिलेटेड हम आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की ला रहे हैं, जिसमें हम इशू ऑफ शेयर का एक 6 वीडियो का पूरा सीरीज आपके लिए अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। वो अगर आपने नहीं देखे तो आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इशू ऑफ शेयर के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इससे रिलेटेड अब हम एमसीक्यूज आपके सामने ला रहे हैं। इसमें भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है जो आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम सेकंड वीडियो ला रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस का एक सेट है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। हम आपको जो आंसर बताएंगे वो केवल ये नहीं कि इसका ये आंसर है, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करके देंगे आपको, जिससे कि अगर आपको बदल करके क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए टॉप एमसीक्यू 2 हमने अपनी सीरीज का नाम टॉप एमसीक्यू रखा है, उसमें ये एडमिशन का सेकंड वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ WCR देन एक्सेस अमाउंट इज। देखिए WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो क्या होता है कि हर बिजनेस अपने पास जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको अगर काम करते हुए चोट लग जाए तो उनको कंपनसेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बिजनेस क्या करता है, इसके लिए पहले एक रिजर्व क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर चोट लगती है वर्कर्स को काम करते हुए तो वहां से कंपनसेट कर देते हैं। तो जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो देखते हैं कि उस रिजर्व के अगेंस्ट कुछ लायबिलिटी है या नहीं है। लायबिलिटी है तो कवर अप करते हैं, बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। लायबिलिटी नहीं है तो एंटायर अमाउंट कर देते हैं। लेकिन अगर लायबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा है तो फिर वही क्वेश्चन में पूछा गया, तो फिर उस एक्सेस अमाउंट का क्या करेंगे। अब देखिए आप समझ जाएंगे कि वर्क में क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर 10 है और क्लेम उसके अगेंस्ट 12 आ गया तो फिर वो जो एक्सेस अमाउंट 2000 आ गया उसका क्या करेंगे। तो क्या होता है कि जब क्लेम रिजर्व अमाउंट से ज़्यादा आ जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो जितना ज़्यादा आता है उसको डेबिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि एंट्री बनती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ, इसका आंसर होगा डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। जो आपसे पूछा गया है कि एक्सेस अमाउंट कहां जाएगा, जो आपने फालतू पैसा देना पड़ेगा रिजर्व से, वो कहां जाएगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा। आंसर होगा सी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड है इफ एमवी ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स बीवी ऑफ इन्वेस्टमेंट 10। देखिए एमवी का मतलब मार्केट वैल्यू और बीवी का मतलब है बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू होती है जो मार्केट आपको ऑफर कर रही है, अगर आप बेचेंगे तो मैं इतना पैसा दे दूंगा आपको, और बुक वैल्यू होती है जो आपने बैलेंस शीट में लिखी हुई वैल्यू है। तो इसके अगेंस्ट एक रिजर्व बनता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि देखिए अगर कोई लायबिलिटी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट तो वो कवर कर लीजिए पहले आप IFR से और बचे हुए अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन यहां तो क्या बोला गया आपको कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, इसका मतलब है कि लायबिलिटी तो वो है ही नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे कि एंटायर अमाउंट ऑफ IFR इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा का पूरा IFR आप ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये तो IFR चला गया, लेकिन मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना बुक वैल्यू से, तो आपको अभी भी प्रॉफिट हो रहा है, जितनी ज्यादा है वो आपका सरप्लस प्रॉफिट है, तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डालते हैं। तो देखिए ढूंढते हैं एंटायर IFR इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सरप्लस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही वाला आंसर आपका है पहला, आंसर ए। औरों को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमने आपको बताया कि पूरा का पूरा IFR आप ट्रांसफर कर दें इस क्वेश्चन में, इस वाले प्रॉब्लम में पूरा का पूरा IFR आप ट्रांसफर कर दें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, और जितना सरप्लस हो रहा है आपको, जो फायदा हो रहा है आपको मार्केट वैल्यू ज्यादा होने के कारण से बुक वैल्यू से, उसको आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं। तो वो आंसर पहले ही नंबर पर है। नेक्स्ट है इफ ऑल डेटर्स आर गुड देन। देखिए बिजनेस जब हम करते हैं तो हमें क्रेडिट में भी सेल करना पड़ता है। क्रेडिट में सेल करते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि कुछ ना कुछ डेटर ऐसे हो सकते हैं जो हमारा पैसा मार जाए, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेप्ट। तो उसके अगेंस्ट हम एक रिजर्व करके चलते हैं, इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। तो अब जब वो रिजर्व क्रिएट करते हैं तो वो एक तरह का लॉस होता है बिजनेस के लिए। तो अब यहां क्या बोला है कि ऑल डेटर्स आर गुड, सारे ही डेटर अगर अच्छे हों, यानी कि साउंड पोजीशन में, आपको कोई रिस्क है ही नहीं किसी भी तरह का लॉस होने का, तो क्या होगा कि जो रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ उसका आप क्या करेंगे, उसको हम क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन, नहीं,
डेबिट और रिवैल्यूएशन में नहीं भेजेंगे। डेबिट और रिवैल्यूएशन में तो तब भेजते हैं जब उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेकंड आएगा ट्रांसफर टू द क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन, ये आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 5000 वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर एज बैड डेब्ट हैज नाउ प्रॉमिस्ड टू पे 3000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट, हाउ विल इट बी ट्रीटेड। एक ओल्ड कस्टमर था जिसने हमारे 5000 रुपये देने थे, उसका अकाउंट हम बैड मान के राइट ऑफ कर चुके थे। अब वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 5000 तो नहीं लेकिन 3000 दे सकता हूँ। तो आपसे पूछा हाउ विल इट बी ट्रीटेड। तो देखिए क्या होता था कि पहले, आज से कुछ टाइम पहले तक तो प्रॉमिस बेसिस वाले ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होते थे। अगर प्रॉमिस किसी ने किया तो वो नहीं, जब तक ट्रांजेक्शन बिल्कुल ड्यू नहीं हो जाएगा तब तक नहीं लेते थे। तो लेकिन क्या हुआ कि 2016 में कंपार्टमेंट का जो पेपर हुआ, उसकी जो मार्किंग स्कीम सीबीएसई ने इशू की, उसमें सीबीएसई ने इसको, इसी तरह का क्वेश्चन था, उसको इंक्लूड किया था डेटर्स में। तो देखिए सीबीएसई बेस्ड हमारा पेपर है, तो जो सीबीएसई ने कहा हम उसको डिनाई तो नहीं कर सकते, तो हमें मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो 3000 रुपये डेटर प्रॉमिस कर रहा है वो तो डेटर में इंक्लूड हो जाएंगे, और जो प्रॉफिट हुआ वो रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी डेबिट डेटर क्रेडिट रिवैल्यूएशन, जितना प्रॉमिस किया यानी कि 3000 रुपये, आंसर इज बी। ये हो गया। देखिए पांचवा क्वेश्चन, डेटर्स ऑफ XYZ आर 70,000, इट इंक्लूडेड a debtor X for 12,000 who was declared insolvent, nothing available from his estate, if they have a provision of 10,000 for bad debt, how will it be treated। देखिए एक बिजनेस है XYZ जिनके 70,000 रुपये के डेटर्स हैं, जिसमें एक डेटर X इंक्लूड है जिसने हमारे 12,000 रुपये देने हैं, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, उसके एस्टेट से कुछ नहीं मिलेगा हमें, और इस बिजनेस हाउस ने 10,000 रुपये रिजर्व फॉर बैड डेट बना रखा है। तो देखिए होता है कि जब भी बैड डेप्ट होता है तो हम क्या करते हैं, बैड डेप्ट को पहले कवर कर लेते हैं रिजर्व फॉर बैड डेप्ट से, और अगर रिजर्व फॉर बैड डेप्ट से ज़्यादा ही बैड डेप्ट हो गया तो जितना ज़्यादा हो गया वो रिवैल्यूएशन से डेबिट होता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, आपको ज़्यादा हो गया ना सर, 10,000 का रिजर्व है, 12,000 हो गया, तो आप क्या करेंगे, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, जितना ज़्यादा हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू डेटर्स को राइट ऑफ कर देंगे, यानी कि 2x कर देंगे नाम से डाल के। तो देखिए क्या आंसर आएगा, बैड डेट 2000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये नहीं, क्योंकि खाली ये नहीं जाएगा और भी आना चाहिए। फिर आपके पास के डेबिट प्रोविजन फॉर बैड डेट बाई 10,000 एंड रिवैल्यूएशन बाई 2,000, ये आएगा आंसर। क्या आप डेबिट कर दें प्रोविजन फॉर बैड डेट को 10,000 से, और रिजर्व को रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दें 2,000 से, तो आंसर आपका बी हो गया इसमें। तो ये देखिए इधर के 5 क्वेश्चन का एक सेट हो गया। आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें अच्छी तरह से, इसको समझ लें, फिर उधर के आपको 5 क्वेश्चन करवाते हैं। आइए अब इधर के 5 क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इधर, इफ टोटल कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट एक्सीड्स टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, देन दिस एक्सेस अमाउंट इज ट्रीटेड एज। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले कि न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया और जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके बेसिस पर आपने टोटल कैपिटल निकाल ली। सपोज 50,000 लाया फॉर 1/5 शेयर, तो 50 इंटू 5/1 रेसिप्रोकल कर ले रेशियो को, तो 2,50,000, यानी कि आपने उससे 2,50,000 रुपये अगर आपकी कैपिटल है तब उसका 1/5 आप 50,000 रुपये से मंगाएंगे। तो आपने 50 मंगाया विच इज़ 1/5 ऑफ हिज PSR, तो उसको रिवर्स करा, PSR को मल्टीप्लाई किया, तो पता चल गया कि उसकी कैपिटल जिस बेसिस पे मंगाई गई है उसके आधार पर नई फर्म की कैपिटल 2.5 लाख होनी चाहिए। लेकिन जब टोटल एक्चुअल कैपिटल आपने जोड़ दी सभी पार्टनर्स की, ABC जो भी नया पार्टनर उसकी भी, वो निकलती है सपोज आपके 220, तो 30,000 आपकी ज़्यादा आ रही है ना। आप जो न्यू पार्टनर के बेसिस पर आपने निकाला है वो 30,000 रुपये ज़्यादा है। जैसे कि आप मान लीजिए 50,000 आपने मंगाए, 1/5 करें तो 5/1 का 250 हो गया, और जो टोटल एक्चुअल आ रही है वो 220 आ रही है, यानी कि अगर AB पार्टनर पहले C नया पार्टनर है तो ABC की, तो 30,000 आपने ज़्यादा मंगा लिया उससे, मतलब ज़्यादा अमाउंट जोड़ दिया 30,000 और फिर उसका 1/5 मंगाया। तो ये क्या है, तो जो ये आपने 30,000 पे ज़्यादा जोड़ दिया ना 2 में, वो गुडविल की वैल्यू होती है, तो इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। तब देखिए ऑप्शन क्या दिया आपको, सरप्लस टू बी क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि जो सरप्लस आ रहा है 30,000 रुपये ये आप रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दें। हिडन गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ विच न्यू पार्टनर्स गुडविल कैलकुलेटेड, या फिर ये हिडन गुडविल है जिसके बेसिस पे न्यू पार्टनर कैपिटल निकलेगी, या फिर गुडविल एंटायरली क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर, या फिर जो निकले गुडविल है ये पूरी की पूरी ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट करनी है, या फिर गुडविल क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू, या फिर सभी को क्रेडिट करनी है न्यू पार्टनर को भी। तो नहीं, ये हिडन गुडविल है, इस गुडविल के बेसिस पर न्यू पार्टनर अपनी
शेयर ऑफ गुडविल लाएगा। जैसे मान लीजिए 30,000 निकल रहे तो 1/5 के लिए है, तो 1/5 इंटू 30,000 तो 6,000 उसकी गुडविल निकलेगी, उसे 6,000 रुपये लाने होंगे, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, आंसर इज बी। देखिए नेक्स्ट है, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप इज ट्रांसफर टू, यानी कि नया पार्टनर जब एडमिट हो गया और उसके बाद पार्टनरशिप में प्रॉफिट हुआ तो फिर क्या करा जाएगा। देखिए उसके एडमिट होने से पहले का तो जो भी कुछ है सब ओल्ड पार्टनर का है, लेकिन उसके आने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसमें वो भी पार्टिसिपेट करेगा, वो भी एलिजिबल है उसको लेने के लिए। तो आपको क्या दिए गए ऑप्शन कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, जो यानी कि जो प्रॉफिट आने के बाद वो ओल्ड पार्टनर को बांट दो ओल्ड रेशियो में, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो, या सभी पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करें नए रेशियो में, या ओल्ड पार्टनर को नए रेशियो में दो, या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका आंसर है बी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशियो, यानी कि ऑल पार्टनर मतलब इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, क्योंकि उसके आने के बाद का प्रॉफिट है तो वो एलिजिबल उसको लेने के लिए। तो इसका मतलब आंसर बी होगा आपका, बी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ इज गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग ट्रीटेड। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है और बुक में पहले से ही गुडविल अपीयर हो तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो क्या करते हैं कि उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट अब आप देख लीजिए कहां पर दिया हुआ है। राइटिंग ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ओल्ड पार्टनर में नए रेशियो में करते हैं, नहीं ओल्ड रेशियो में करना होता है। राइटिंग ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, ये वाला आ गया। तो इसका भी आंसर आपका बी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हाउ इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ट्रीटेड। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को कैसे ट्रीट करना चाहिए। देखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये फ्री लाइबिलिटी तो है नहीं। इसको तो आपने जो एम्प्लॉयज आपके जब उनका जब सुपर एन्यूएशन होगा यानी कि रिटायरमेंट होगा तो उस समय आपको उन्हें पे करनी पड़ेगी, तो इसको आप कुछ नहीं करेंगे, है ना। इसके अगेंस्ट अगर कुछ आपने बढ़ाना घटाना है तो वो तो दिया हुआ होगा, लेकिन जब कुछ लिखा नहीं है तो नॉर्मली इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो ऑप्शन क्या है कि क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर को पुराने रेशियो बांटेंगे। न्यू पार्टनर इज आस्क्ड टू पे एन अमाउंट फॉर इट इक्वल टू हिज शेयर, या नए पार्टनर से कहेंगे भाई इसमें से अपने पीएसआर के हिसाब से जितना तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से पैसा ला, यानी कि अगर 2 लाख रुपए मान लीजिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में न्यू पार्टनर 1/5 के लाया तो 2 लाख इंटू 1/5 उससे कहेंगे 40,000 ले गया, ये भी नहीं है। नॉट ट्रीटेड एंड लेफ्ट एज इट इज, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है नॉट ट्रीटेड एंड लेफ्ट इट इज, इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, ऐसे ही छोड़ देते। जब कुछ लिखा नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो, नॉट ओनली एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, कोई भी लाइबिलिटी जो एक्सटर्नल है अगर उसके अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देते। जैसे क्रेडिटर ही मान लीजिए या बिल्स पेबल है, कोई लाइबिलिटी नहीं, वैल्यू में कोई अप एंड डाउन नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसको वैसे ही रहने देंगे क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो इसका आंसर आपका होगा सी, सी आंसर हो गया इसका। लास्ट है, इंक्लूडेड इन डेटर्स एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम ए, ही इज एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 30%, चूज करेक्ट ऑप्शन। एक डेटर है हमारे जिन्होंने हमारे 12,000 रुपये देने हैं, ए है एक डेटर, नाम है ए, जिन्होंने 12,000 रुपये हमारे देने हैं, इज एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 30%, लेकिन ये लग रहा है कि शायद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डाउनवर्ड है कि वो हमें 30% ही पैसा दे पाएंगे। तो चूज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या है। बैड डेप्ट 3600, बैड डेप्ट 8400, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 3600, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 8400। देखिए बैड डेप्ट तो तभी होगा जब वो डिसाइड हो जाएगा कि नहीं दे सकता, तो आप प्रोविजन ही कर सकते हैं, है ना। प्रोविजन करें आप इसके लिए, तो कितना करेंगे 30%, तो वो देने की उम्मीद है, तो जो देने की उम्मीद है उसके लिए नहीं होता, जो नहीं दे पाएगा उसके लिए होता है। तो 70% पैसा लग रहा है कि नहीं दे पाएगा, तो 12,000 इंटू 70 यानी 12 7 84, तो 8,400 रुपीज़ का प्रोविजन करिए आप। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 8,400। तो आंसर इज डी, डी आपका आंसर है इसका। तो इस तरह से बच्चों देखिए आपके ये 10 क्वेश्चन का एक और सेट हमने आपके लिए एमसीक्यू का एडमिशन का आपके सामने रख दिया है विद एक्सप्लेनेशन। इसको आप अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कोई और एक्स्ट्रा तो कुछ बनते नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, तो हम आपके लिए अब जो आगे जो टॉपिक्स लाएंगे, इसमें आगे जो एमसीक्यू बेस्ड सीरीज लाएंगे वो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको उसमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसा अगर आप करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आगे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है।
तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो।